How free is the press? Line by line explanation in Hindi Part 2, Bihar Board Class 12 English. हेलो लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल एडिफिकेशन में। आज का हमारा वीडियो है बिहार बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर हाउ फ्री इज द प्रेस के पार्ट 2 का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। पहला पार्ट मैंने डाल दिया था 2-3 दिन पहले, उसके बाद मैं कुछ दिक्कतों की वजह से दूसरा पार्ट आज डाल पा रहा हूँ, मैं नहीं डाल पाया। शुरू करते हैं हम दूसरा पार्ट बिना ज़्यादा देर के। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं पहला पार्ट हमने कहाँ छोड़ा था। पहला पार्ट जब हमने छोड़ा था तो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि कोई अखबार जितना ज़्यादा बिकता है उससे उतना ही ज़्यादा विज्ञापन दाताओं पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि जो अखबार छपता है उसका जो दाम है, MRP जिसको कहा जाता है, जितने में आप खरीदते हैं वो बहुत कम होता है, जबकि अखबार के छपने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई चीज़ ज़्यादा पैसे लगा के छापी जा रही है और कम पैसे में आपको कैसे बेची जा रही है, इसका कारण है विज्ञापन। जितना ज़्यादा अखबार बिकेगा उतना विज्ञापन मिलेगा और विज्ञापन से उसकी कमाई होती है। तो जितना ही ज़्यादा कोई अखबार बिकता है, समझिए उतना ही ज़्यादा वो अपने विज्ञापन दाताओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए खबरों को दिखाता है या छुपा सकता है। इसी बात को आगे कह रही हैं, दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर and has most influence is far less free than the more expensive weekly or monthly which draws a higher proportion of its revenue from sales। तो जब यही बता रही हैं कि यही कारण है, इसका यह मतलब हुआ कि सस्ता दैनिक समाचार पत्र जो हर जगह जाता है और सबसे ज़्यादा लोगों तक जाता है, सबसे ज़्यादा लोगों के मस्तिष्क पे अपना प्रभाव डालता है, वो किसी महंगे साप्ताहिक या मासिक समाचार पत्र या पत्रिका की तुलना में बहुत कम स्वतंत्र है। क्यों कम स्वतंत्र है? क्योंकि इसका अपने एडवर्टाइजर्स के प्रति लॉयल्टी, स्वामी भक्ति दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ज़्यादा बिकता है और बिक्री के लिए इसको खर्चा चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट चाहिए। ये सस्ता है तो इसका कॉस्ट निकलता नहीं है इसकी सेल से, जबकि दूसरी तरफ जो महंगा पेपर होता है वो खर्चा निकाल लेता है अपनी बिक्री से ही, तो वो विज्ञापन दाताओं पर निर्भर नहीं है, तो वो सही खबरें दिखा सकता है, क्योंकि वो अपना सारा फायदा अपनी बिक्री से ही कमा लेता है, तो उसको विज्ञापन दाताओं पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो वही कह रहा है कि सस्ता पेपर अक्सर ज्यादातर लोगों के प्रभाव में होता है, ये ब्रिटेन की बात कर रही है, और महंगा पेपर नहीं होता है। Therefore, it is only the comparatively rich who can afford to read independent expressions of opinion। यही वजह है कि जो लोग अमीर हैं हमारे देश में, ब्रिटेन में, बस वही स्वतंत्र विचारों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको महंगा पेपर मिल रहा है, महंगा पेपर जिसमें सब कुछ बिना एडवर्टाइजमेंट की मर्जी के छप रहा है, एडवर्टाइजर्स की। तो कहीं ना कहीं जो सस्ता पेपर है वो एडवर्टाइजर्स के हाथों की कठपुतली है, तो एडवर्टाइजर्स के खिलाफ वो न्यूज़ नहीं चला सकता, यानी कि उसमें सही न्यूज़ नहीं है, ये कहना चाहती है। आगे कह रही है कि द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज पेपर्स रेवेन्यू इज द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी दैट ओन्स इट। अकॉर्डिंगली इट्स पॉलिसी इज लार्जली डिटर्मिन्ड बाय द पर्सनल स्पाइट्स एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ इट्स प्रोप्राइटर। अब दूसरा जो बड़ा सोर्स है किसी न्यूज़पेपर की आमदनी का, वो है उस इंसान की दौलत जिस इंसान के हाथों में वो न्यूज़पेपर है, यानी जो उसका मालिक है, जो आदमी या जो कंपनी उसकी मालिक है, अगर उसके पास बहुत पैसे हैं तो वो अपने पेपर को अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, चाहे उसको एडवर्टाइजमेंट मिले या ना मिले। यही वजह है कि उसकी पॉलिसी जो होगी, पॉलिसी की हिंदी नीति होती है, उसकी जो नीति होगी एक अखबार की नीति, वह उस इंसान या कंपनी के तरफ से निर्णय उसका लिया जाएगा जो उसका मालिक है। होगा क्या कि वो इंसान अपनी पर्सनल स्पाइट्स एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से उसमें खबरों को दिखाएगा या छुपाएगा। पर्सनल स्पाइट्स यानी कि जो व्यक्तिगत द्वेष होता है, व्यक्तिगत दुर्भावना कह लीजिए, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा। इसका मतलब समझिए कि जो मालिक है, मालिक के पैसों से जब अखबार चल रहा है, तो मालिक एक आदमी को पसंद करता है तो उसके लिए बहुत सी खबरें निकलवाएगा अच्छी अच्छी, और किसी को नापसंद करता है तो खबरें उसके बारे में गलत निकलवाने की कोशिश करेगा। उस आदमी को किसी पार्टी का टिकट चाहिए होगा तो उस पार्टी की ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें दिखाएगा, और जो पार्टी उसको पता है कि मुझे टिकट नहीं दे सकती उसके निगेटिव दिखाएगा। और जो लोग उसके दोस्त होंगे उनके साथ भी ऐसा कर सकता है। मान लीजिए
किसी पॉलिटिकल पार्टी में उसके दोस्त हैं, उसके कनेक्शन है, तो वो उसको सपोर्ट करेगा। तो ये बता रही हैं कि कैसे प्रेस एक्चुअली आजाद नहीं है। ठीक है, आपको लगता है, हमें लगता है कि सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर तो वो आजाद है। जैसा कि पहले उन्होंने चर्चा की कि हम लोग समझते हैं कि सरकार के कंट्रोल से आजाद है, यानी आजाद है, लेकिन असल में वो तब भी आजाद नहीं है। आगे लिख रही हैं कि द फेलियर फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट टू सिक्योर अ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, ये मैग्नेट की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे स्लाइड में आपकी बुक में सही लिखा होगा MAGNATE। आमतौर पर न्यूज़पेपर के मालिकों के लिए यूज किया जाता है या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। तो लिख रहा है कि कहाँ चला गया मैं, हाँ, द फेलियर फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट टू सिक्योर अ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट मे बी सिग्नल फॉर द अनलीशिंग ऑफ अ वायलेंट campaign in every organ which he controls against the minister or the party which has disappointed his ambitions। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मान लीजिए किसी बड़े समाचार पत्र का जो मालिक है वो कोई चीज चाहता है, गवर्नमेंट में कोई अपॉइंटमेंट, कोई नियुक्ति चाहता है कि मुझे फलानी पोस्ट पे आप अपॉइंट कर दीजिए या मेरे फलाने आदमी को कर दीजिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो एक तरीके से ये समाचार पत्र के लिए संकेत है कि चलिए अब उस मंत्री या उस पार्टी के खिलाफ एक खतरनाक अभियान शुरू किया जाए, वायलेंट, उग्र अभियान शुरू किया जाए। मतलब अपने अखबार में उनको घसीटा जाए, उनके बारे में निगेटिव चीजें लिखी जाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें यह चीज नहीं दी जो हमें चाहिए थी, हमारी महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने निराश किया। The public, knowing nothing of the personal bias behind the attack and little of the vast network of control which ties up whole groups of the London and provincial press in the hands of a single man or combined, sees only that great numbers of bracket में दिया है what appears to him to be independent organs are united in a single savage and persistent condemnation। अब लिखती हैं आगे कि unless he is exceptionally shrewd, exceptionally cynical or of exceptionally resolute and independent mind, he can scarcely help being influenced and having his vote influenced, and it is odd that he will never realize the nature of the pressure brought to bear upon him। अब ये क्या कहना चाहती हैं, जरा ध्यान से समझिएगा कि पब्लिक, उसको कुछ पता नहीं होगा कि पर्सनल बायस क्या है इस अटैक के पीछे। मान लीजिए आप अखबार पढ़ते हैं, एकाएक आपने एक अखबार में देखा कि किसी पार्टी या किसी नेता के खिलाफ बहुत सी निगेटिव चीजें लिखी हुई हैं। आपको तो पता नहीं ना कि ये सच में लिखा गया है इस वजह से क्योंकि ऐसा हुआ था, या इस वजह से क्योंकि इस अखबार के संपादक महोदय की बेटी को फलाना पुरस्कार देने से मंत्री ने मना कर दिया। तो आपको नहीं पता कारण क्या है। बायस होता है दुर्भावना, पूर्वाग्रह। आप किसी के बारे में पहले से सोच के बैठे हैं कि ये ऐसा है, उसको बायस कहा जाता है। पक्षपात भी कहा जाता है कई बार। तो जनता जो खबर पढ़ रही है उसको नहीं पता कि इस खबर के पीछे क्या कारण है, कोई निजी द्वेष तो नहीं है, तो उसको नहीं पता। अब वो एकाएक देखेगी जनता की एक अखबार में फलाने आदमी के खिलाफ बहुत सी चीजें लिखी गई हैं, दूसरे अखबार में भी लिखा गया है, एक न्यूज चैनल पे भी आ रहा है, एक वेबसाइट पे, और उसे पता नहीं कि इन सबका मालिक एक ही है। आपको नहीं पता कि कौन आदमी है जो इन सबके पीछे। तो आपको तो लगेगा कि अरे ये सारे न्यूज़ चैनल्स, अगर ये सारे न्यूज़पेपर कह रहे हैं किसी आदमी के खिलाफ कुछ, तो ज़रूर ही ऐसा होगा। ऐसे ही तो खबर निकलती है। आपने 4 न्यूज़ चैनल्स पे देखा कहीं भयानक आग लग गई है, आपने मान लिया कि भयानक आग लग गई है। आपके पास कोई जरिया तो नहीं है वहां जाके ये पता करने का कि सच में लगी थी या नहीं लगी थी। तो जब किसी आदमी के खिलाफ 4-5 न्यूज़पेपर्स, कई वेबसाइट्स और कई न्यूज चैनल्स एक ऐसा कैंपेन शुरू कर दें, तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ तो उस आदमी की वजह से गड़बड़ हुई है। आपको नहीं पता चलेगा कि ये सब एक आदमी करवा रहा है, और वो भी क्यों? क्योंकि उसका कोई काम नहीं हुआ। तो आप तो यही देखेंगे कि ये लोग लगातार इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब अनलेस के बाद इन्होंने क्या लिखा है कि अगर रीडर जो है, यानी कि पढ़ने वाला या खबर देखने वाला, एक्सेप्शनली श्रूड, बिल्कुल असाधारण रूप से अगर चतुर ना हो, धूर्त ना हो, एक्सेप्शनली सिनिकल, अगर हर बात पर शंका करने की उसको आदत ना हो, सिनिकल होता है और शंकालु होता है, या एक्सेप्शनली रेजोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट माइंड, या वो दृढ़ संकल्पित रहने वाला मनुष्य ना हो और स्वतंत्र विचार का ना हो, कौन? खबर देखने वाला। तो वह
प्रभाव में आए बिना नहीं रह सकता, खबर के, ना तो वो खबर के प्रभाव में बिना आए रह सकता है और ना इस वजह से उसका वोट प्रभाव में आए बिना रह सकता है। और होता यह कि उसे कभी समझ में ही नहीं आता कि उसके ऊपर कैसा दबाव बनाया गया था। यही चीज, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये आप लोगों के लिए बड़ा सही है। आपको खबर के पीछे का सच नहीं पता होता कि क्यों एकाएक यह खबर हर जगह चलाई जा रही है। एक हैशटैग ट्विटर पे चलता है और अंधों की तरह सारे लोग उसके पीछे चले जाते हैं, किसी को उसकी सच्चाई नहीं पता होती। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं श्रूड, सिनिकल, रेजोल्यूट और इंडिपेंडेंट माइंड के। वो कहीं ना कहीं शंका करते हैं क्योंकि वो चालाक होते हैं। वो उनको पता होता है कि एकाएक ये क्या शुरू हो गया, कुछ तो इसके पीछे गड़बड़ है। तो अगर वो ऐसा कोई मनुष्य है जो शंकालु है, जो चतुर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हूँ, पर हाँ, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ खबरों से या किसी और चीज़ से जल्दी, और आपको भी नहीं होना चाहिए बिना पूरा सच जाने। तो जब वो पूरी तरीके से चतुर है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा खबर का, और ना ही वो किसको वोट देता है इस पे उस बात का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो एक सेकंड में वो उस ट्रेंड के पीछे चला जाएगा। वो कहेगा अरे हाँ, फलाने वाले आदमी अच्छे हैं और फलाने वाले बुरे हैं, मेरा वोट फलाने को, और फलाने आदमी ने तो देश बेच दिया। तो यही चीजें होती हैं। यही वजह है कि खबरें बड़ी खतरनाक भूमिका अदा करती हैं आज की दुनिया में। इसीलिए ये चैप्टर मैंने बोला था बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। और ये भी आप समझ गए, अब आपको ये तो पता चल गया कि खबरें बनाई कैसी जाती हैं और क्यों बनाई जाती हैं, अखबार कैसे फ़ायदा कमाते हैं और न्यूज़ चैनल कैसे फ़ायदा कमाते हैं। अब आगे कह रहा है कि लेकिन बस बात इतनी ही खतरनाक नहीं है, बात और खतरनाक है, बट स्टिल मोर सीरियस because more subtle than the control applied to individual papers by various kinds of interest in the control and censorship exercised by the press upon the news and opinions which it disseminates. लिखता है लेकिन अभी भी कुछ अधिक गंभीर बातें हैं जो अधिक सटल यानी कि छुपी हुई हैं थोड़ी। क्या है वो? अलग अलग तरीके के हित हैं, अलग अलग तरीके के फायदे हैं जो एक अखबार को सोचने होते हैं। किसको सोचने होते हैं? एक न्यूज़ चैनल को, बेसिकली प्रेस को सोचने होते हैं, ठीक है। और वो फायदे कहीं ना कहीं उस कंट्रोल से अलग होते हैं, जो कंट्रोल अभी हमने बात किया ना, एडिटर का कंट्रोल, मालिक का कंट्रोल, एडवर्टाइजर्स का कंट्रोल, उससे अलग होते हैं कहीं ना कहीं। क्या लिख रहा है आगे? द कंट्रोल रेस्ट्स अपॉन एंड एक्सप्लॉइट्स टू बेसिक assumptions अबाउट द पब्लिक। यह नियंत्रण कैसा है, यह आमतौर पे इस बात पे निर्भर करता है और इस बात से निष्कर्ष निकालता है जनता के बारे में। देखिए अखबार क्या सोचते हैं, दो बातें सोचते हैं जनता के बारे में, जरा इसको आप ध्यान से सुनेगा। जनता के बारे में अखबारों और न्यूज चैनल्स की सोच दो तरीके से है। पहली तो ये कि दैट दे हैव नॉट द विट टू डिस्टिंग्विश ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड, कि जनता के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो सच और झूठ को अलग कर सके। ऐसा ही हमारे और आपके बारे में न्यूज़पेपर्स का, न्यूज़ चैनल्स का, मीडिया साइट्स का, पीआर साइट्स का सोचना है कि हमारी औकात नहीं है कि हम अच्छे और बुरे में अंतर जान सकें, सही और गलत का निर्णय हम कर सकें। ये वो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। और दूसरा, दैट दे डू नॉट केयर एट ऑल दैट अ स्टेटमेंट इज फॉल्स प्रोवाइडेड इट इज टिटिलेटिंग। और दूसरा ये कि जनता को इस बात की परवाह भी नहीं है कि कोई चीज़ झूठी है, बशर्ते कि वो उत्तेजक हो, उत्साहवर्धक हो। यानी कोई चीज़ मज़ेदार है तो जनता उस पर दिलचस्पी लेती है, चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो। सच्चाई है ये दोनों बातें हमारे बारे में जो सोचते हैं प्रेस वाले, ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। हमारे पास कोई जरिया नहीं है, पहली चीज़, हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम सच और झूठ को अलग अलग कर सके, कौन सी खबर सच्ची है कौन सी झूठी है। और दूसरी चीज़, सच और झूठ से ज़्यादा हम मज़ेदार चीज़ें पढ़ने पर यकीन रखते हैं, चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो। अब लिख रहा है कि neither assumption is flattering and indeed between the language used privately by the late Lord Northcliffe about his British readers and the language used publicly by Hitler about his German readers, there is very little to choose. लिखती है कि इन दोनों चीज़ें, ये जो मानते हैं हमारे बारे में, पब्लिक के बारे में प्रेस वाले लोग, इनमें से दोनों ही चीज़ें कोई अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है। फ्लैटरिंग का मतलब कोई ऐसी बात होती है ना जो सुन के आपको अच्छा लगे, चापलूसी से भरी, कोई आपकी तारीफ करे, अरे आप तो बड़े अच्छे हैं।
तो ये दोनों ही ऐसी नहीं है, दोनों ही हमारी प्रशंसात्मक बातें नहीं है। ये बातें सुन के किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और सच्चाई तो यही है कि स्वर्गीय लॉर्ड नॉर्थक्लिफ साहब कोई होंगे, ये पता लग रहा है यहाँ से कि अखबार की दुनिया के ही कोई बड़े नाम थे। तो लॉर्ड नॉर्थक्लिफ साहब अपने रीडर्स के बारे में जो प्राइवेट में बातें करते थे, मतलब रीडर्स के मुंह पे नहीं, पब्लिक में नहीं, बल्कि प्राइवेट में अखबार वालों के बीच में जो बातें करते थे, और हिटलर जर्मनी के अपने रीडर्स के बारे में खुल के जो बातें बोलता था, उन दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता था। समझिए क्या कह रही हैं। हमारे बारे में प्रेस वाले क्या सोचते हैं? कुछ भी अच्छा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि हम तो मूर्ख हैं। शायद इस बात में सच्चाई भी है। और लॉर्ड नॉर्थक्लिफ साहब जो एक बड़े मीडिया मैग्नेट थे, वो खुल के तो नहीं बोलते थे, लेकिन प्राइवेट में बोलते थे। क्या? वही बातें जो हिटलर खुल के बोला करता था। यानी दोनों में कोई खास अंतर नहीं था। आगे कह रही हैं कि बोथ अज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। दोनों का मानना था, हिटलर का भी और लॉर्ड नॉर्थक्लिफ का भी, कि रीडर्स जो हैं यानी पढ़ने वाले लोग, उनको किसी भी बात पे भरोसा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है अगर लिखने का आपका तरीका सही है। The result is that accurate reporting, which used to be the pride of the old-fashioned independent newspaper, has largely given place to reporting which is at best slipshod and at worst tendentious. लिख रही हैं कि दोनों का मानना है कि मजबूर किया जा सकता है पाठकों को किसी भी बात पे भरोसा करने के लिए। इसका परिणाम यह है कि पहले जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग हुआ करती थी, बिल्कुल ही साफ सुथरी सही रिपोर्टिंग, जो एक तरीके से अखबारों का गौरव का विषय हुआ करता था कि हाँ, हम ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो काफ़ी साफ सुथरी और सही है। अब वो रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। अब उसकी जगह कैसी रिपोर्टिंग ने ले ली है? जो एट बेस्ट स्लिपशॉड है। स्लिपशॉड यानी कि लापरवाही से भरी, आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी खबरें अब लोग छापने लगे हैं। पहले जहां ईमानदारी से खबरें छापी जाती थी, अब ऐसी खबरें छापते हैं जिनके बारे में सोचते नहीं कि इसका क्या असर हो। एंड एट वर्स्ट टेंडेंशियस। और जो खबरें जब अच्छी होती हैं तो स्लिपशॉड होती हैं, लापरवाही से भरी होती हैं, बस लापरवाही में लिख दी जाती है जब अच्छी होती हैं तो। और जब बुरे तरीके से लिखी गई होती हैं तो वो टेंडेंशियस होती हैं, पक्षपाती होती हैं। कहीं ना कहीं जानबूझ के किसी बात को दिखाया जाता है और किसी बात को छुपा लिया जाता है। आगे कह रही हैं, आई शुड लाइक टू इलस्ट्रेट with quite trivial examples drawn from personal experience the various ways by which both fact and opinions can be distorted. ठीक है, लिख रही हैं, कह रही हैं ये कि मैं दिखाना चाहूंगी अपने व्यक्तिगत अनुभव से लिए हुए छोटे छोटे उदाहरणों के साथ आपको दिखाना चाहूंगी वो कई तरीके जिनसे फैक्ट और ओपिनियन दोनों को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। डिस्टॉर्ट का मतलब उसको विकृत कर देना, उसको बिगाड़ देना। सो दैट अ काइंड ऑफ स्मीयर ऑफ अनरियलिटी इज स्प्रेड ओवर द होल न्यूज़पेपर पेज फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स डाउन टू द मोस्ट कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप। तो मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगी जिनसे फैक्ट यानी कि तथ्यों और ओपिनियन और विचारों को दोनों को ही तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है आपके सामने, और एक तरीके से सच्चाई के ऊपर स्मीयर ऑफ अनरियलिटी, अवास्तविकता की एक कालिख पोत दी जाती है। सच्चाई उसके नीचे है पर उसके ऊपर अवास्तविकता का लेप लगा दिया गया और आपके सामने रख दिया है। किन चीज़ों पे? रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स, जनता की जानने वाली जो चीज़ें हैं उससे लेके मोस्ट कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप, दैनिक गपशप की एकदम छोटी मोटी चीज़ों पर, सभी को ही बेसिकली ये कहना चाहती हैं कि एक ऐसा स्वरूप दे के पेश किया जाता है जो उचित नहीं है। किन किन तरीकों से इनका स्वरूप बदला जाता है, खबरों को कैसे आपके सामने लाया जाता है। देखिए, अच्छी खबर आपको नहीं दिखाई जाती, आपको खबरों में मसाला फेंटा जाता है। मसाला फेंटने का तरीका क्या है? मसाला मिलाने का पहला जरिया है सेंसेशनल हेडलाइंस, फॉल्स एम्फेसिस एंड सप्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो पहला तरीका है सनसनीखेज सुर्खियां। आपने अखबार में देखा होगा, कई अखबार अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए लिखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, नेताजी जेल में,
अब लोग अखबार खरीदेंगे कि नेताजी को जेल हो गई, पता चलेगा नेताजी जेल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। तो लिखता है सबसे पहले तो वो सनसनीखेज सुर्खियां दिखाते हैं सबसे ऊपर, फॉल्स एम्फेसिस डालेंगे, यानी किसी बात पे झूठा जोर डालेंगे, जैसे नेताजी जेल में, ठीक है, ऐसी खबर। और सप्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ दबा देंगे, किस संदर्भ में यह बात कही गई थी या लिखी गई थी ये दबा देंगे। इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि दिस ईयर 1941 at the Malvern conference I read a paper dealing with the theological grounds for the church's concern with politics and sociology with the complementary dangers of pietism and Caesarism। इस साल मैंने मेलबर्न कॉन्फ्रेंस में 1941 में मैंने एक पेपर पढ़ा। पेपर का मतलब होता है वो यहाँ पे जो लिखते हैं लोग रिसर्च पेपर, उस तरीके का कुछ। तो मैंने शोध पत्र पढ़ा। उस शोध पत्र में चर्च की जो चिंता थी वो लिखी गई थी, धार्मिक रूप से जो चर्च की चिंता थी कि राजनीति में और आमतौर पे सामान्य जीवन में, सोशियोलॉजी समाजवाद में, ये जो सीजरिज्म आ रहा है और पाइटिज्म आ रहा है, पाइटिज्म एक्सेसिव रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कहा जाता है और सीजरिज्म एब्सोल्यूट रूल को कहा जाता है, ठीक है। ये वर्ड्स काफ़ी कम आते हैं तो हो सकता है मुझे ध्यान में नहीं हो, पाइटिज्म और सीजरिज्म, तो एक बार आप लोग देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है पाइटिज्म का मतलब कहीं ना कहीं ओवर रिलीज, हाँ, रिलीजन से जुड़ा कुछ या ओवर रिलीजियस ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और सीजरिज्म एब्सोल्यूट रूल को कहा जाता है, जूलियस सीजर के नाम से ही आया था, ठीक है। तो वही कहना चाहती हैं बेसिकली, पढ़ रही थी ये खबर कि चर्च को चिंता है कि आम जीवन में, समाजवाद में और जो राजनीति है उसमें धर्म का दखल ना हो और धर्म के बारे में लोग ज़्यादा बात करें, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ गलत हैं। एंड विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनकार्नेशन डॉक्ट्राइन इन दिस कनेक्शन, और इसी सब पे मैं खबर पढ़ रही थी, जो सिद्धांतवाद हैं वहाँ के, उनका इससे क्या संबंध है, इन सब चीज़ों को मैं पढ़ रही थी। 8,000 शब्दों का भाषण था मेरा। आउट ऑफ 8,000 वर्ड्स सम 250 dealt with the connection between Caesarism and an undue emphasis placed on sexual as contrasted with financial morality। अब 8,000 शब्दों का मेरा भाषण था जिसमें सिर्फ 250 शब्द ही थे जो सीजरिज्म का जो लेना देना, सीजरिज्म मैंने बता दिया ना, एब्सोल्यूट रूल जो होता है, यानी कोई आदमी सत्ता में बैठा हुआ है, कोई उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, कोई उस पर उंगली नहीं उठाता, यही सीजरिज्म है। तो सीजरिज्म का संबंध सेक्सुअल मोरालिटी से ज़्यादा दिखाने के लिए, जबकि फाइनेंशियल मोरालिटी से दिखाना चाहिए, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। कैसे? हमारे यहाँ, यानी कि आदमी करप्ट है मोरली, ठीक है, उसके कई महिलाओं से संबंध है, ये चीज़ें अलग है, या कई पुरुषों से संबंध है, लेकिन वो पैसे लेके किसी का काम करा रहा है, इस पे हमारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ये मैटर करता है। आदमी का चरित्र कैसा है ये मैटर तो करता है, ठीक है, लेकिन वो चरित्र किस मामले में, अपनी पर्सनल लाइफ में अगर वो कुछ भी कर रहा है, देश के लिए खतरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको टॉलरेट किया जा सकता है। लेकिन जो देश के लिए खतरा है उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कुछ यही चीज़ों की बात हो रही है कि हमारा ज़्यादा जोर उसके सेक्सुअल मोरालिटी पे होता है इंसानों के, उसके फाइनेंशियल मोरालिटी पे नहीं होता है। तो मैंने इस संदर्भ में कुछ बातें की थी। दिस क्वाइट सब्सिडियरी पैराग्राफ वाज रिपोर्टेड एवरीवेयर under sensational headlines in such a manner as to convey that this passing allusion formed the whole subject matter of my address। अब 8,000 शब्दों के भाषण में सिर्फ 250 शब्द ही इस विषय पे थे, लेकिन अखबारों में ऐसी खबरें छपी जैसे कि मेरा पूरा भाषण इसी विषय पे था। आगे लिख रहे हैं कि out of the 8,000 words about theology, the reporters picked the only one which they presumed their readers capable of understanding, to wit fornication। अब 8,000 शब्दों के मेरे भाषण में से, जो कि थियोलॉजी के बारे में था, धर्म के बारे में था, रिपोर्टर्स ने सिर्फ एक शब्द उठाया जो उनको लगता था कि उनके जो रीडर्स हैं वो समझ पाएंगे अच्छे से और जिसको पढ़ने में वो आनंद लेंगे, और वो शब्द क्या था? फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन की शुद्ध हिंदी व्यभिचार होती है। दो लोग जो शादीशुदा नहीं हैं एक दूसरे के साथ, उनके बीच जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उसको फॉर्निकेशन कहा जाता है। फॉर्निकेशन पढ़ा जाता है इसको, फॉर्निकेशन, ठीक है। तो मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन उसमें से इन्होंने उठाया सिर्फ एक शब्द।
अब आगे लिखती हैं कि यू द रीडर विल अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट आई विल हाउएवर एंड फॉर यू comfort that this report was not made, as you might well suppose, by a pressman from your favorite paper, specially selected for his understanding of ecclesiastical affairs. All the distorted reports emanated from a news agency, and the individual editors, when remonstrated with, were for the most part content to disavow responsibility. अब हो सकता है कि आपको यह बात सुनने में अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके सामने यह बात रखूँगी कि यह जो रिपोर्ट आपने पढ़ी, अगर पढ़ी होगी मेरे बारे में, मैंने जो बात कही थी, मैंने आपको बता दिया कि कैसे मेरे भाषण में से सिर्फ एक शब्द उठा के उन लोगों ने खबर छाप दी थी। ये खबर आप जान जाइए कि किसी अखबार वाले ने नहीं लिखी थी। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई रिपोर्टर था जिसने ये खबर छापी थी। ये खबर एक न्यूज एजेंसी ने उठाई थी। न्यूज एजेंसी उसको कहा जाता है ना, जो खबर को बाकी अखबारों के पास भेजती है। देखिए, कई बार किसी खबर को लेने के लिए रिपोर्टर्स जाते हैं, लेकिन कई बार जिस जगह पे रिपोर्टर्स नहीं होते हैं वहाँ पे ANI जैसे हमारे यहाँ है, वैसी कोई न्यूज एजेंसी होती है जो खबर उठाती है और सबको बांट देती है कि ये खबर आप सभी अपने अखबार में छाप सकते हैं। तो ऐसे ही एक न्यूज एजेंसी ने उठाई थी और उसने सारे अखबारों को बांटी थी, लेकिन हर अखबार का जो संपादक होता है, किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं दिखाई कि मैं इस खबर को सही तरीके से पेश करूं, मैं देखने की कोशिश करूं कि क्या यही खबर थी। उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पल्ला छुड़ा लिया। दिस इज हाउ यू लर्न व्हाट हैपेंस एट पब्लिक मीटिंग्स। तो जनाब, इस तरह से आपको पता लगता है कि कहीं पे क्या हो रहा है, किसी मीटिंग में क्या हो रहा है। आपको ऐसे सीधे पता नहीं लगता, सही न्यूज के बारे में आपको ऐसे पता नहीं लगता, आपको किसी तरीके से बताया जाता है, किसी तरीके से खबर को तोड़ मरोड़ के एक आदमी पेश करता है और फिर उस पर 4-5 लोग उसी चीज़ को प्रोपगेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक न्यूज एजेंसी एक खबर को तोड़ के पेश करेगी और फिर सारे लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, सारे न्यूज़पेपर्स उस न्यूज़ एजेंसी की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये था पहला तरीका, जिस तरीके से न्यूज़पेपर गड़बड़ करते हैं। दूसरा तरीका है गाबलिंग। गाबलिंग का मतलब होता है मिस इंटरप्रेट करना। आपसे किसी ने 100 बातें कही और उसमें से आपने एक बात अपने हिसाब से उठा ली जो आपको अच्छी लगी, मिथ्या अर्थ आपने निकाला, मिस इंटरप्रेट किया, तो वो चीज होती है गाबलिंग। लिखते आगे कि दिस इज द स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। ये इंटरव्यू लेने वालों का खास गुण होता है। अब एक एग्जाम्पल देती हैं कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ माई लेटेस्ट प्ले आई वॉज आस्क्ड व्हाट वर माई प्लान्स फॉर द फ्यूचर। आई रिप्लाइड दैट आई नेवर मेड प्लान्स, दैट आई प्रेफर्ड राइटिंग प्लेज टू नॉवेल्स, दो novels paid better, and that financial considerations notwithstanding, if the opportunity to write a play were to present itself, for example, another commission for the Canterbury Festival, I should undoubtedly write it. This reply duly appeared in the press in the form, Miss has said she would write no more plays except on commission. देखिए, मैंने एक अखबार वाले को इंटरव्यू दिया। उस अखबार इंटरव्यू को देते वक्त मुझसे पूछा गया था कि भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है। मैंने कहा मैं योजनाएं नहीं बनाती, मैं बस लिखती रहती हूँ। मैं नाटक भी लिखती हूँ, उपन्यास भी लिखती हूँ। हालांकि उपन्यासों से मुझे ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन अगर कोई मुझे कमीशन पे ड्रामा लिखने के लिए बोले तो मैं वो भी लिखूंगी, क्योंकि कमीशन पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। कमीशन का मतलब होता है ना, आप किसी को पैसे देते हैं कोई काम करने के लिए। आमतौर पे आर्ट की दुनिया में कमीशन वर्ड काफ़ी होता है। कमीशन पे लोग पेंटिंग बनाते हैं, आप पैसे देते हैं कि मुझे फलानी तरीके की पेंटिंग चाहिए, वो बना के देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो लिखती रहूंगी, हालांकि नॉवेल लिखना मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो ज़्यादा पैसे देता है, लेकिन अगर कोई एकाएक आके पैसे दे और कहे कि नहीं पहले आप एक प्ले लिख दीजिए, तो मैं उसके लिए ज़रूर प्ले लिख दूंगी। अब मैंने इतनी साफ तरीके से बात लिखी थी, लेकिन उसमें से प्रेस वालों ने कैसे छापा ये कि मिस सेयर्स यानी कि डॉर्थी सेयर्स ये जो कह रही हैं, ये कह रही हैं कि अब कभी ये प्ले नहीं लिखेंगी सिवाय कमीशन के। जबकि उन्होंने कहा क्या था कि नॉवेल लिखना ज़्यादा पसंद है, हालांकि मैं प्ले भी लिखती रहूंगी, और ख़ास तौर पे अगर कोई पहले आके पैसे दे, जैसे कैंटरबरी फेस्टिवल वालों ने पैसे दिए थे, तो मैं लिख दूंगी। लेकिन उन्होंने बात को तोड़ मरोड़ दिया और कहा क्या कि मिस सेयर्स ने कहा मैं कभी नाटक नहीं लिखूंगी कमीशन के अलावा। कमीशन पे लिखने के लिए कोई कहेगा तभी लिखूंगी। अब आगे लिखती हैं कि bland perversions of this kind, together with the interviewer's playful habit of making statements himself and attributing them to his victim, make reported interviews singularly unreliable reading.
कहती है कि इस तरीके का जो ब्लैंड परवर्जन है, परवर्जन मतलब उस बात से हट जाना, उसको बदल देना, ब्लैंड मतलब बेशर्मी से, नीरस भी कहा जाता है, लेकिन इस तरीके से जो बात को तोड़ मरोड़ देते हैं लोग, बदल देते हैं इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाले, जो उनकी आदत होती है, तो इसकी वजह से जो आप इंटरव्यू रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं अविश्वसनीय होती हैं। आपको नहीं पता कि कहने वाले ने क्या कहा और छापने वाले ने इसको कैसे छाप दिया तोड़ मरोड़ के। और ऐसा आपने अखबारों में कई बार देखा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का कई अखबारों में इंटरव्यू छप गया था कि उन्होंने श्री इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं था। आखिरकार आपकी अदालत में जब वो आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने हाथ जोड़ के इस चीज़ से इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। पहले तो डिजिटल मीडिया था नहीं, पहले तो था नहीं ना कि आपको वीडियो दिख जाए कि हाँ किसने क्या कहा क्या नहीं। अखबारों पे ही लोगों को भरोसा करना होता था और ऐसे में इंटरव्यू लेने वाले तोड़ मरोड़ के कुछ भी छाप दिया करते थे। अब ब्रैकेट में उन्होंने कुछ लिखा है कि वन मस्ट अलाउ फॉर द प्रेसमेंस विविड इमेजिनेशन। आई रिमेंबर रीडिंग विद इंटरेस्ट दैट माई आईज ग्लिटर्ड बिहाइंड माई ग्लासेस व्हेन मेकिंग सम रिमार्क और अदर। सिंस दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू वॉज गिवन बाई टेलीफोन, I could only conclude that the interviewer's own eyes must have been double magnifying glass microscope of extra power. लिखती हैं कि आपको थोड़ी सराहना प्रेस उस रिपोर्टर की कल्पना की भी करनी होगी, क्योंकि मुझे याद है जब मैं वो रिपोर्ट पूरी पढ़ रही थी, वो इंटरव्यू, तो उसमें मैं पूरे मज़े से पढ़ रही थी। बहुत जगह पे लिखी हुई थी इंटरव्यूअर के द्वारा कि जब मिस सेयर्स यह बात कहती हैं तो चश्मे के पीछे उनकी आंखों में एक चमक सी होती है। और यह बात पढ़ के मैं खुद को रोक नहीं पाई यह सोचने से कि ज़रूर ही उन जर्नलिस्ट, उन रिपोर्टर भाई साहब के आंखों में कोई बहुत ही खतरनाक क्वालिटी का चश्मा लगा होगा या ग्लास माइक्रोस्कोप लगा होगा, क्योंकि मैंने ये इंटरव्यू टेलीफोन पे दिया था। अब सोचिए, टेलीफोन पे इन्होंने इंटरव्यू दिया था 1941 में, आज वाला इंटरव्यू नहीं, वीडियो कॉल पे। और तब भी रिपोर्टर कैसा कमीना था जिसने छाप दिया कि फलानी बात कहते हुए उनकी आंखें चमक उठती हैं। वो तो देख भी नहीं सकता था ना। उसी बात को ये टॉन्ट करी कि जरूरी उनकी आंखों में कोई एक्स्ट्रा मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप लगा होगा। आगे लिखते हैं कि बट एट लास्ट बेस्ट वर्ड इन प्रेस इंटरव्यूज हैज बीन रिटन बाय क्यू इन फ्रॉम अ कॉर्निश विंडो। ऑर्थर क्विल्च इनका नाम था, जिनको कॉमनली क्यू नाम से जाना जाता है, हालांकि मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कहती हैं डॉर्थी एल सेयर्स की क्यू ने काफ़ी अच्छा लिखा था प्रेस इंटरव्यूअर के बारे में। सबसे अच्छा बात किस किताब में? अपनी फ्रॉम अ कॉर्निश विंडो, ये किताब थी क्यू के द्वारा लिखी गई। उसमें उन्होंने लिखा था प्रेस रिपोर्टर्स के बारे में, इंटरव्यूअर्स के बारे में। क्या लिखा था कि दोज हु बिलीव दैट पब्लिक कैरेक्टर्स से एवरीथिंग दे आर रिपोर्टेड एज सेइंग शुड रीड एंड टेक वार्निंग। लिख रही हैं कि वह लोग जो मानते हैं कि पब्लिक कैरेक्टर्स से एवरीथिंग दे आर रिपोर्टेड एज सेइंग शुड रीड इट एंड टेक वार्निंग, कि जो लोग सोचते हैं, हम लोग जो सोचते हैं कि पब्लिक कैरेक्टर्स यानी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी हर बात जो इंटरव्यू में छपी हुई है वो उन्होंने कही थी, तो आपको इस चीज़ को पढ़ना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर, इसको पढ़ना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको इससे चेतावनी लेनी चाहिए। क्या चेतावनी लेनी चाहिए? जैसे डॉर्थी सेयर्स की बातों को तोड़ मरोड़ के एक इंटरव्यूअर ने पेश किया, वैसे ही आपने जितने भी इंटरव्यू पढ़े हैं कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा। तो हर खबर जो आप पढ़ते हैं, हर इंटरव्यू जो आप पढ़ते हैं, वो पूरी तरीके से सच नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें। तो ये दो विकृतियां हैं जो आज की प्रेस में है। यहीं पे रोक देते हैं हम लोग, नहीं तो फिर से काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। तब तक मिलते हैं उस पार्ट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। End of the video. How free is the press? Line by line explanation in Hindi Part 2. Bihar Board Class 12 English. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।